राजनीति कक्षा 12वीं एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है और इसमें स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस पाठ्यक्रम के भाग 2 का पहला पाठ है। आज पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से निश्चित ही ऐसा हमें आभास होता है कि हमें राष्ट्र निर्माण करना है और कुछ चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उनको हमें फेस करना है, उनका हमें सामना करना है। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश की दास्ता से आजाद हुआ, जिसके लिए हम बरसों से संघर्ष कर रहे थे। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने बलिदान से जिस पौधे को सींचा था, आज वो पौधा बड़ा वृक्ष बन के फलित होने वाला था। आज उसके फल प्राप्त होने वाले थे। भारत के जनमानस को बेहद खुशी थी। सदियों की गुलामी से आज हम आजाद होने वाले थे, तो बेहद खुशी थी इस बात की हमारा देश आजाद हो। 14 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि 12 बजे के बाद जैसे ही 15 अगस्त स्टार्ट होता है, 2 देश अस्तित्व में आ जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। भारत को आज़ादी तो अवश्य मिली, लेकिन ये आज़ादी हमें बंटवारे के रूप में मिली। और विश्व के कई देश आज़ाद हुए थे, कई देश स्वतंत्र हुए थे, वहाँ भी खुशियाँ और जश्न मनाए जाते थे। हमारी ये विडंबना थी कि हमें खुशियों के साथ साथ, जश्न के साथ साथ मातम भी मनाना था। ये हमारे भाग्य में लग चुका था। किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि इतना खुशियों वाला दिन है। लगभग 200 वर्ष की गुलामी से हमें आज़ादी मिल रही। हमारे कई पूर्वजों ने बलिदान दे दिए। इसके पश्चात आज हमें जो चीज प्राप्त होने वाली थी, इसके लिए अंतरिम सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कुछ कहा था। वो क्या लिखते हैं? भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या इसको अंग्रेजी में बोला जाए तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ट्रस्ट विद डेस्टिनी। जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा इसलिए कहा था, स्वतंत्रता हमारे लिए एक भाग्य वधु की तरह थी। जिस प्रकार एक वधु घर में आकर पूरे घर का भाग्य बदल देती है, सारे घर का वो भाग्य होती है और सारा घर उसके लिए भाग्य होता है और भाग्य बदल देती है। तो जब एक वधु से घर में भेंट होती है तो हम उसको कहते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी उससे भेंट हो रही है। स्वतंत्रता हमारे लिए एक चिर प्रतीक्षा में थी और आज हमें स्वतंत्रता रूपी वधु से भेंट होने वाली। लेकिन जैसा कि हम युगों से, सदियों से इस बात को जानते आए हैं, समझते आए हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता। किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि क्या होने वाला है। 14 अगस्त की रात तक हम लोग खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। हमारे अंदर एक जोश था कि 15 अगस्त यानी कल की जो सूर्य की किरण आएगी, ये हमारे लिए आज़ादी का संदेश लेकर है। हमारा देश आज़ाद होगा और सबसे पहले 2 बातों के बारे में विचार किया जा रहा था कि हमारे देश की आज़ादी के बाद देश की जो सरकार है वो किस तरीके से चलाई जाएगी। ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चलाई जाएगी। दूसरा, हमारी एक और सरकार से अपेक्षा थी, आज़ादी से अपेक्षा थी कि ये गरीब लोगों के हित में काम करे, जो गरीब होंगे उनके हित में काम करेगी। ये 2 अपेक्षाएं थी। लेकिन हमारे सामने चुनौतियां क्या? सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्र निर्माण की चुनौती हमारे पाठ का शीर्षक भी है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, आज़ादी मिली किंतु
देश का बंटवारा भी हुआ और बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। दूसरी चुनौती थी देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करने, सबसे बड़ी, क्योंकि आजादी के समय हमारे देश में कुल 565 देशी रियासतें थी जो ब्रिटिश भारत से अलग थी। इन पर ब्रिटिश हुकूमत का कोई अधिकार या आधिपत्य नहीं था, अपने आप में स्वतंत्र थी। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रावधान था कि जो देशी रियासतें, ब्रिटिश भारत के अतिरिक्त जो देशी रियासतें हैं, वो भारत या पाकिस्तान किसी भी राष्ट्र में सम्मिलित हो सकती हैं या फिर अपने आप को स्वतंत्र रख सकती हैं। अगर इन रियासतों में से 10% रियासतें भी अपने आप को स्वतंत्र रख लेती तो आज भारत के 2 नहीं बल्कि 52-55 टुकड़े होते, बल्कि 57 टुकड़े होते, इतने टुकड़े हो जाते। तो हमारे देश में सबसे बड़ी चुनौती हमको यही थी कि देशी रियासतों को कैसे भारतीय संघ में शामिल किया जाए। और इस काम के लिए तत्कालीन भारत सरकार के गृह मंत्री, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नाम पर अभी गुजरात में एक स्टैचू बनाया गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि इन्होंने पूरे देश की रियासतों को एक किया था, पूरी देश की रियासतों का विलय भारत संघ में कर लिया था। इसलिए इनकी मूर्ति का नाम भी स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है, जो दुनिया में इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा कहलाती है। तो यहाँ तीसरी समस्या हमारे सामने थी, तीसरी चुनौती, देश के विभाजन, क्षेत्रों के लोगों की भाषाएं अलग है। जब देश का विभाजन हुआ था, भारत में जो विभाजन के बाद पाकिस्तान अलग हो गया था, भारत अलग था और देश में कई राज्य भी थे। अब भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इन भाषाओं के आधार पर राज्यों की सीमाएं निश्चित करना, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। अब हम आपको पीछे लेके चलते हैं 15 अगस्त की सुबह। जैसे ही आसमान में अरुणिमा फैली, सूर्य की किरण आई, पहली आजादी की किरण आई, लोगों में उत्साह ही उत्साह था। जो लोग जहां रह रहे थे बेहद प्रफुल्लित अवस्था में थे, किंतु वो ये नहीं समझ सके कि हम जिस धरती पर रह रहे हैं, क्या वो धरती हमारी है या हम विदेशी हो गए। जहां वो निवास कर रहे थे, वो निवास उनके लिए परदेशी या विदेशी की तरह। ऐसा इसलिए हुआ था कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र बन गए थे। पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक पंजाब का पश्चिमी भाग जो था वो पाकिस्तान में चला गया था, पूर्वी भाग भारत में आ गया। दूसरा जो बंगाल था, बंगाल के भी 2 हिस्से हुए थे, एक बंगाल का पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। बंगाल का पूर्वी भाग मुस्लिम बाहुल्य था, इसलिए वो भी पूर्वी पाकिस्तान की उसको संज्ञा दी गई, और पंजाब का जो पश्चिमी भाग था वो भी मुस्लिम बाहुल्य था, तो उसको पाकिस्तान की संज्ञा दी गई। और इन दोनों टुकड़ों को मिला करके पाकिस्तान की रचना हुई। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब जो मुस्लिम बाहुल्य थे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने ये कहा था जब पाकिस्तान के बंटवारे की बात आई थी कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को पाकिस्तान बना दिया जाए। तो 2 क्षेत्र भारत में ऐसे थे जो मुस्लिम बाहुल्य थे, मुस्लिमों की अधिकता थी, एक तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब। इन दोनों को मिला करके पाकिस्तान की संरचना बनी, पाकिस्तान की रचना हुई। चूंकि पहले तो भारत एक था, गुलाम जरूर थे लेकिन एक था, पूरे क्षेत्र को ही भारत कहा जाता था। किसी को यह पता नहीं था कि कहां पाकिस्तान होने वाला और कहां भारत होने। 15 अगस्त की सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल का पता चल गया लोगों को कि ये जहां आप रह रहे हो वो पाकिस्तान है या भारत। और सबसे पहले पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी भारत में बंगाल का एक हिस्सा रह गया था, पश्चिमी पूर्वी हिस्सा तो पाकिस्तान में चला गया था, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं। तो वो जगह सबसे पहले वहां दंगे भड़के
लोगों को जब पता चला मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कि यहाँ गैर मुस्लिम जो समुदाय के लोग रह रहे हैं, ये इस देश के नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, ये मुसलमानों का देश, उनके अंदर एक बात घर कर गई और उन्होंने गैर मुस्लिमों को लूटना शुरू कर उनके घर में घुस गए, उनका सामान खींच लिया, उनको कत्ले आम कर दिया, बाहर निकाल कर जो जिसको मिला उनको कत्ल कर दिया, छोटे बच्चों को मार दिया गया। इतनी भीषण त्रासदी, लोगों को जो मिला हाथ में, जो लपेट सके, जो उठा सके उठाया और दौड़ लगा दी। पीछे कौन है उनके परिवार का, मर रहा है बच रहा है, पीछे मुड़ के नहीं देखा लोगों, और आकर के सीधे भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए। भारतीय सीमा में किसी का हाथ टूटा, किसी का खून खच्चर, किसी के पैर में चप्पल नहीं, किसी के बदन पर कपड़ा नहीं, स्त्रियों को अपनी मन मर्जी से उन लोगों ने उनके साथ अत्याचार, दुराचार, बलात्कार करने लगे। सड़े आम, सड़े मैदान, उन्हें किसी का कोई लाज नहीं, किसी की कोई शर्म नहीं। किसी ने उनको अपनी पत्नी बनाकर घर पर रख लिया और उनसे विवाह कर लिया और मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया। पुरुषों को भगा दिया, कीमती सामान, जमीन, मकान सब छीन लिए उनसे, उनके घरों में आग लगा दी। भागते हुए हजारों लाखों की संख्या में, बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का आना जाना हुआ था। हम आप उसके आंकड़े अभी देने वाले हैं। तो उस समय वो वहां आए, जैसे वहां की सूचना भारत में फैली, भारत के लोगों को पता चला कि गैर मुस्लिमों के साथ पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वहां पर और पाकिस्तान में अत्याचार किए जा रहे हैं, उनकी कत्ल किया है। जब ऐसा अनुमान उनको हुआ, ऐसा पता उनको लगा, इस बात की सूचना लगी, तो भारत के निवासियों का भी खून खौलने लगा। और एक कहावत है अंग्रेजी में, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाली कहावत चरितार्थ होने लगी। आप लोगों को एक बात का अनुमान होगा कि हमें आजादी जो मिली थी, ये आजादी हमको एक अहिंसा के पुजारी ने दिया। महात्मा गांधी का नाम आप नहीं भूल सकते, अहिंसा के पुजारी। महात्मा गांधी को पता चला, महात्मा गांधी कोलकाता पहुंच गए, पश्चिम बंगाल पहुंच गए, जहां पर लाखों की हजारों की संख्या में शरणार्थी आए हुए, पाकिस्तान से अपना सब कुछ स्वाहा करके, प्राण बचा करके जो वहां आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे। वहां साथ में भारत में भी मुस्लिमों के साथ अत्याचार होने लगे, उनका भी घर जलाया जाने लगा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाली कहावत चरितार्थ होने लगी। और यहाँ पर भी ऐसा होने लगा। महात्मा गांधी को बेहद दुख, और महात्मा गांधी कोलकाता पहुंचे, वहां के लोगों को समझाइश देने लगे। जैसे तैसे कोलकाता में दंगा शांत हुआ। महात्मा गांधी को पता चला इधर पाकिस्तान से भी यही होने लगा। पाकिस्तान से उस समय हमारे रेलवे लाइन थी, तो ट्रेनें की ट्रेनें वहां से खून खच्चर लोगों के चले आ रहे हैं। किसी का हाथ टूटा, किसी के पैर टूटे, जैसे भी लोग आए भागते हुए ट्रेन से, जैसे भी आए, लाशों से भरी ट्रेन भारत में प्रवेश कर जाती है। भारत के लोगों ने जब देखा ऐसी दुर्दशा, तो पंजाब जो था हमारे पास, जो कि पूर्वी पंजाब था, उसमें भी दंगा भड़क, वहां के लोगों को उन पर देखा नहीं गया। स्वाभाविक है, जब कोई अपने परिवार, अपने समुदाय के लोगों की ये हालत देखेगा तो वो भड़क जाएगा। और जितने यहाँ मुसलमान थे, उन मुसलमानों के साथ भी भारत के लोगों ने ऐसा ही करना प्रारंभ कर। महात्मा गांधी भागे भागे कोलकाता से पंजाब आकर के यहाँ समझाइश देने लगे कि हमको ऐसा नहीं करना है। उनने किया ठीक है, लेकिन हमको नहीं करना, हमें शांति का परिचय देना है। ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया है हमने, हमारे संविधान में इसको धर्मनिरपेक्ष माना गया है। ये किसी एक धर्म का नहीं है, ये सबका है, और इसमें हमें सांप्रदायिकता की भावनाएं नहीं पनपने देना है। हमको यहाँ शांति से रहना है। हमें बहुत दिनों बाद आजादी मिली, हमें इसका उपभोग बड़ी शांति से करना है। महात्मा गांधी के समझाने पर शांति तो हुई, लेकिन दंगे कम नहीं हुए।
एक इतिहासकार MC दुबे, समाजशास्त्री भी हैं, इतिहासकार भी हैं, इन्होंने लिखा है कि कम से कम 1 करोड़ शरणार्थी पाकिस्तान से भारत और इतने ही शरणार्थी भारत से पाकिस्तान गए। कम से कम 1 करोड़ वहां से लोग भागकर यहाँ आए थे अपनी जान बचा करके, और कम से कम 1 करोड़ यहाँ से पाकिस्तान, इतना उन्होंने लिखा है, MC दुबे ने लिखा है। साथ में हम आपको बताएं, इस त्रासदी में जब हिंसा फैलने लगी तो इसमें सेना ने भी अपने हाथ धोए, बहती गंगा में उन्हें भी हाथ धोए। अंग्रेज सेना ने भी दंगे को प्रोत्साहन दिया। अंग्रेजी जो सेना थी उसमें दंगे को उसने प्रोत्साहन दिया। इसका एक उदाहरण हम बता रहे। फ्रांसिस मूडी अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेजों का अफसर था, और इसने क्या किया, इसने जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के निर्माण में अहम भूमिका थी जिन्ना की, मोहम्मद जिन्ना की, इसने 5 सितंबर 1947 को एक पत्र लिखा। अगस्त में आजाद हुआ, हिंसा चल रही थी, और 5 सितंबर को फ्रांसिस मूडी ने जिन्ना के नाम एक पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखता है वो, इस बात की विशेष चिंता नहीं है कि सिख सीमा कैसे पार कर रहे हैं। जिन्ना से कह रहा है कि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि सिख, मतलब पंजाबी, पाकिस्तान से भारत कैसे जा रहे हैं, यानी सिख सीमा कैसे पार कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द सिखों से पीछा छुड़ाना चाहिए। मूडी लिख रहा है, फ्रांसिस मूडी अंग्रेज अधिकारी जिन्ना को लिख रहा है, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि सिख कैसे सीमा पार कर रहे हैं। हमें तो इस बात की फिक्र है कि हम सिखों से पीछा कैसे छुड़ाएं, उन्हें मारो काटो जो बन सके करो, लेकिन पाकिस्तान में सिख नहीं रहना चाहिए। सीधा सीधा कहना उसका ये था, मतलब वो लोग हिंसा को हवा दे रहे थे। अंग्रेज सैनिकों ने भी बहुत सारी हिंसा को हवा दी। तो इसमें जैसे ही भारत में ये लोग आए, दंगे फैले, भारत में शरणार्थियों के लिए शिविर लगा दिए। शरणार्थी जो हमारी शरण में आ गए थे, यहाँ के तो नहीं थे वो, यहाँ आ गए थे वो, आज वो लोग भारत में जो पाकिस्तान में थे वो पाकिस्तान के लिए परदेसी या विदेशी कहलाए, और जो हमारे यहाँ से पाकिस्तान गए थे वो भी विदेशी या परदेसी कहलाए। तो भारत में जैसे ये लोग आए तो भारत के लोगों का हृदय उदार था अपने लोगों के लिए। घर में तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रखा नहीं जा सकता था, तो इन लोगों को शरणार्थियों के लिए शिविर बना दिया, उनमें उनके लिए भोजन। हमारा देश इस बात में बहुत आगे रहा है। आज कहीं कोई काम होता है तो लोग भंडारा देना शुरू कर देते, लोग भूखे निकल रहे, भाई इनको कुछ खिलाओ, इनको कुछ पिलाओ। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति के या मानव सेवा वाले जो लोग होते हैं वो करते हैं। तो जैसे शरणार्थी आए, लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, जैसे भी बने उनको सब्जी, पूड़ी, रोटी, भोजन जो भी था वो दिए। किसी ने अपने कपड़े दिए, स्त्रियों ने कपड़े दे दिए स्त्रियों को, क्योंकि वो वहाँ से कपड़े कैसे पहन के आई थी, कुछ तो नग्न अवस्था में, उनके कपड़े फाड़ दिए उनके शरीर से, उनको ऐसे ही छोड़ दिया। वो जान बचाकर भागी थी नग्न अवस्था में। अगर कोई बूढ़ी माँ है, वृद्ध स्त्री है, तो वो चल नहीं पा रही, पीछे रह गई, तो घर के लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर मुड़ के देख रहे हैं तो उसको तलवार से या उसका किसी से गर्दन काट दी जाती है। कोई पीछे नहीं देखा। किसी के पैर में एक जूता, एक चप्पल, किसी के पैरों में कांटे लगे, कोई कांटे से चल रहा है, रास्ते में कांटे भी थे, रास्ताएं तो थी नहीं, जैसे भी उस पर बल पड़ा भागे। यहाँ शरणार्थियों को शिविरों में ठहराया गया। हमारे यहाँ उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी दोनों शिविरों में जाकर के शरणार्थियों का हालचाल लेते। उस समय हमें स्वास्थ्य की भी जरूरत थी। शिविरों में चिकित्सकीय सामग्री, चिकित्सकों को तैनात किया गया, उनको दवाइयाँ दी गई, क्योंकि लोग यहाँ आए थे भाग करके, तो कुछ बीमार थे, कई समस्याओं से पीड़ित थे, उन सब का को राहत दी गई। धीरे धीरे इन लोगों को भारत के अन्य शहरों में विस्थापित किया गया और इनके यहाँ रहने की स्थायी व्यवस्था की गई। इसके बाद भारत सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती आई थी, तो वो थी शरणार्थियों की संपत्ति का हस्तांतरण। शरणार्थी जो थे, पाकिस्तान से कहा गया कि तुम्हारे यहाँ से जो 1 करोड़ लोग आए अपनी संपत्ति छोड़ के आए, वो संपत्ति हमें दे दो। हमारे यहाँ से जो आपके यहाँ गए वो संपत्ति हमसे ले लो।
तो संपत्ति का हस्तांतरण ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती थी। आज हमने आपको जवाहरलाल नेहरू का भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट आपको समझ में आया होगा। नेहरू जी ने भाग्य बधू कहा था, स्वतंत्रता रूपी आजादी रूपी बधू से कहा था, लेकिन उसके साथ क्या दुष्परिणाम आए ये भी हमने देखे। हमारे देश ने कौन सी त्रासदी झेली। अभी इस त्रासदी पर हम आपको आगे भी कुछ और प्रकाश डालेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही।